बेसिकली 11th क्लास में भी है ना ये वाले चैप्टर्स, क्लास 11th के इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कौन सा, हमने लेसन पढ़ा पहले, कौन सा लेसन पढ़ा था हमने पहले, इससे पहले हम कौन सा पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति हमारी डन है, ठीक है, उत्पत्ति हम कर चुके हैं, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हमने पढ़ ली, आंतरिक संरचना हमने पढ़ ली, ठीक है, आंतरिक संरचना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आंतरिक संरचना में सियाल, सीमा और निकल क्या है? हमने आंतरिक संरचना में पढ़ा था पहले सियाल, सीमा और निकल, है ना? नहीं, नाइफ पढ़ा था, निकल नहीं पढ़ा था, नाइफ पढ़ा था। हाँ, सियाल किस में पाया जाता है, सीमा किस में पाया जाता है, नाइफ किस में पाया जाता है? बेसिकली ये कोर में पाया जाता है और ये उसमें मेंटल कोर क्रस्ट में पाया जाता है। क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सियाल या सीमा? सीमा। पक्का कंफर्म करो एक बार नोट्स में। हाँ मैम। शुक्र है। सीमा क्या होता है मैम? सिलिकॉन और मैग्नीशियम क्रस्ट में पाया जाता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी से, अभी हमने पढ़ा पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की भू आकृतियां, पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर पहाड़ हैं, है ना, नदियां हैं, ठीक है, गर्ज बना रखे हैं, ठीक है, घाटियां हैं, मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारी भू आकृतियां किस प्रकार से बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट दी अपर। हमारे पास क्या है, दो तरीके की पृथ्वी की भू आकृतियां होती हैं। फर्स्टली आपको ये जानने की जरूरत है कि जो भू आकृतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की भू आकृति होती है। वो दो प्रकार कौन से हैं, वो दो प्रकार हैं, पहली अपर्दनकारी, ठीक है, ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगी, अपर्दनकारी, और दूसरी निक्षेपित, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, निक्षेपित और अपर्दनकारी भू आकृतियां। अपर्दनकारी भू आकृतियां बहते पानी से हमें जानने के लिए मिलेगी, गड्ढे होना, डूब क्षेत्र, कटे हुए गहरे घुमावदार रास्ते, ठीक है, बहता पानी, जैसे बहता पानी आर्द्र क्षेत्रों में एक आवश्यक भू आकृति तत्व है, क्योंकि यह पृथ्वी की परपटी या पपड़ी में बहुत महत्वपूर्ण शरण लाता है। जो बहता पानी है बेटा वो दो भागों में है, एक तो शीट के रूप में है ना, जो वैश्विक प्रवाह है, ये पूरा विश्व है और यहाँ शीट के रूप में पानी फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, नदी और घाटी और धाराओं के रूप में, एक ही धारा और नदी के रूप में यह ऐसे करके बह रहा है ना, दो, यानी कि एक तो हमारे पास नदियां हैं और दूसरे हमारे पास महासागर हैं, है ना। तो ये क्या बनाता है, पृथ्वी को एक अलग आकृति प्रदान करता है। इसके बाद देखिए तो भू आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां आखिर आती हैं, ठीक है। इन बहते पानी से आखिर क्या क्या बनता है, घाटियां बनती हैं। घाटियां क्या होती हैं बेटा, घाटियां छोटे और संकीर्ण ध्रुवों के रूप में शुरू होती हैं, जो धीरे धीरे लंबी और चौड़ी नहरों में विकसित हो जाती हैं, और घाटियों के बहने के लिए चैनल लगातार गहरे, चौड़े और लंबे होते हैं। घाटियां क्या होती हैं बेटा, छोटे छोटे संकीर्ण ध्रुवों में शुरू होती है, धीरे धीरे लंबी और चौड़ी हो जाती है, फिर नहरों में प्रकट हो जाती है। कितने प्रकार की आखिर घाटियां होती हैं, तो घाटियों के प्रकार अगर हम देखें तो घाटियों के प्रकार है गार्ज। गार्ज क्या है, एक गहरी घाटी है जिसमें तीव्र ढलान है, ठीक है, लगभग चौड़ी होती है। फिर आती है घाटी, विशेषता खड़ी ढलान है इसके अंदर, ठीक है, गड्ढे जितनी गहरी होती है ये वाली घाटी, है ना। घाटियों के प्रकार उस चट्टान के प्रकार की संरचना के ऊपर निर्भर करते हैं जिस पर वह बनी है और जिससे वह अवनलिकाएं क्षैतिज चट्टानों पर बनती है। यानी कि जो घाटियां हैं, एक तो गार्ज हो गई, गार्ज क्या होती है, बहुत तीव्र ढलान वाली घाटी होती है और लगभग चौड़ी होती है, पर जो ओनली घाटी होगी वो गड्ढे के आकार और समान की होती है। गड्ढे और डूबते हुए तालाब भी क्या होते हैं, घाटियों के प्रकार हैं। जैसे गड्ढे क्या छोटे और
गोलाकार गड्ढे चट्टानी पर्वतीय धाराओं पर चट्टानों के टुकड़ों से गिरने से नदियों में कटाव के कारण बनते हैं। अगर देखो कोई भी पर्वतीय धारा से क्या हो रही है, कोई भी नदी गिर रही है, ठीक है, उसकी वजह से कोई चट्टान का हिस्सा जो है वो टूट गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे गड्ढा हो जाता है। जब हल्का और उथला दबाव पैदा होता है तो चट्टाने और पत्थर उथले क्षेत्रों में एकत्र हो जाते हैं और बहते पानी द्वारा घूम जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कम हो चुकी चट्टान को आकार में बढ़ जाता है। चट्टान जो थी, यहाँ से पानी बहता हुआ आता है, यहाँ से वो हिस्सा टूट के चला गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। और पलंज पुल क्या होता है, ये झरने के तल पर बड़े और गहरे छेद होते हैं। पानी और चट्टान के घूमने के महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण झरने के नीचे बड़े कुंड बनते हैं, इसी को बोलते हैं पलंज पुल। ठीक है, जो गहरे कुंड बन जाते हैं उनको बोलते हैं पलंज पुल। होप सो समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हम देखने के लिए मिलती है। उत्कीर्ण या जड़ित मेंडर्स, ये क्या होती है, कटाव वाली ढालों पर तेजी से बहने वाली धाराओं को में केंद्रित होता है। ठीक है, आखिर ये होता क्या है, नदी की प्रवाह के मामले में जो घाटी के किनारे कटाव आता है, ठीक है, ढलानदार ढलानों से बहने वाली धाराओं में तुलना में कम गंभीर होता है। ये नदियां ढलानदार ढलानों पर बहती हैं, सक्रिय कटाव अमान्य रूप से बढ़ती हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो गार्ज, ठीक है, गार्ज नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी स्टेटमेंट से आ जाएगा। ठीक है, और घूर्णन में प्राय मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाए जाते हैं जहां ढाल बहुत नरम होता है। तो ये जो जड़ित मेंडर्स होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, डेल्टा मैदानों में ज्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटी नलिकाएं, स्थिर और गहरी चौड़ी नलिकाएं होती हैं, कठोर चट्टाने में काटी हुई होती हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से और कहाँ बहते हुए पानी की वजह से भूमि के ऊपर आकृति बन जाती है, नदी के छत्ते से भी क्या बन जाती है, भूमि की आकृति अलग हो जाती है। जैसे पुरानी घाटी की बात करें अगर, तो नदी के मैदान में वह क्षेत्र जो कि किसी पुरानी घाटी या बाढ़ के स्तर को चिन्हित करते हैं, वह जलोढ़ आवरण के बिना भूमिगत चट्टाने या जलोढ़ क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें धारा जमा होती है। तो यानी कि जहाँ पे घाटी का बड़ा स्तर क्या कर रहा है, नदी के मैदान के क्षेत्र में पुरानी घाटी का बाढ़ के स्तर को क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो चट्टाने जलोढ़ क्षेत्र कहलाएंगी। बाढ़ के मैदान में किसी जल धारा से कम हो जाने के कारण हुए मृदा अपरदन के उत्पाद है। यानी कि बाढ़ के मैदान में क्या है बेटा, जल धारा से कम हो जाने वाले मृदा अपरदन के उत्पाद, ये क्या होते हैं, देखो जो बाढ़ के मैदान में नदियां आती हैं और यहाँ पानी ले आती हैं, ठीक है, तो अपने साथ कुछ टुकड़े भी लाती हैं। ये टुकड़े क्या होते हैं, किसी चट्टान से या किसी बड़े पत्थर से टूटकर बने हुए होते हैं, इसीलिए कहा गया है जिनके कारण मृदा अपरदन होता है। तो यहाँ पर जो पड़ी हुई मृदा होती है उसमें ये कंकड़ वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, विभिन्न ऊंचाइयों पर ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं, नदी क्षेत्र के पूर्व मौजूद स्तरों को दर्शाते हैं। ठीक है, और युग्मित टेरेस जो है, नदी संपदा नदी दोनों किनारों पर एक ही क्षेत्र हो सकती है। अब बेसिकली हमने क्या पढ़ा, अपरदन के अंदर घाटियां बनती हैं, है ना, हमने क्या पढ़ा, अपरदन के अंदर क्या होता है, अपरदन के अंदर घाटियां, गड्ढे, डुबकी पुल, नदी की सीढ़ियां, पृथ्वी की सतह के ऊपर बहने वाले पानी के कारण अपरदनकारी भू आकृतियां हैं और इन्हें बनने में कई साल लगते हैं। इनमें से ज्यादातर आकर्षक पर्यटक स्थल भी बन जाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं भू आकृतियों में जैसे कि नदी का ढाल बन रहा है, कहीं कहीं पे कुछ और हो रहा है, तो कहीं पे क्या हो रहा है कि ऐसे स्थल बन जाते हैं कि भाई जहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम निक्षेपण। मैंने सेकंड आपको बताई थी निक्षेपण ना, निक्षेपित भू आकृतियां, तो अब निक्षेपित के बारे में पढ़ते हैं। डिपोजिशन, क्षरण के कारण पृथ्वी की निचली सतह के पुनर्निर्माण विक्षेपण को विक्षेपण, डिपोजिशन या फिर निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, निक्षेपण से में गैस तरल चरण से गुजरे बिना ठोस में बदल जाती है, एक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया कहलाती है। आप इसको अपनी कॉपी में अलग से लिख लें। क्या, ऐसे करके स्टार डालकर लिखें कि थर्मोडायनेमिक क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक क्या है भाई, कि निक्षेपण में गैस तरल चरण से गुजरे बिना ठोस में बदल जाती है। देखो हमारे पास, हमने साइंस पढ़ी है सबने, हमने पढ़ा है पहले कोई चीज सॉलिड है,
वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, राइट, है ना। फिर वो किस में आएगी, वो गैस फॉर्म में आएगी, है ना। सेम सेम उसका उल्टा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, कोई भी चीज गैस में है वो पहले लिक्विड में आएगी और फिर वो सॉलिड में आ जाएगी, बट डायरेक्ट गैस क्या आ रही है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, सब्लिमेशन हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम, थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया बोलेंगे। तो पृथ्वी की निचली सतह में, ठीक है, पुनर्निर्माण को कहा जाता है, जिसमें क्या होता है बेटा, निक्षेपण के अंदर गैस जो होती है वो तरल चरण से क्या करती है, गैस जो होती है वो तरल चरण में नहीं आती, डायरेक्ट किसमें बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। तो किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह पहले द्रव अवस्था में आता है और उसके बाद गैसीय अवस्था में आता है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वह द्रव में आने से पहले सीधा भाप बन जाते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करें कपूर की, आपने देखा होगा कपूर जो है वो द्रव में नहीं आता, जलाओ उस कपूर को और वो गैस बन जाता है ना। इस भाप को ठंडा किया जाता है तो पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है। पर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पदार्थ अवस्था में मध्यवर्ती वस्तु है वो परिवर्तित नहीं होती। कहने का मतलब यही है कि सॉलिड से जैसे कोई चीज लिक्विड में चेंज हो रही है ना, लिक्विड में चेंज हो रही है, और लिक्विड से कोई चीज गैस में चेंज हो रही है, और सेम गैस से किस में चेंज होती है, लिक्विड में, फिर लिक्विड से किस में चेंज होती है, सॉलिड में। पर यहाँ पे मसला थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक में कि गैस से डायरेक्ट कोई चीज सॉलिड में चेंज हो रही है, तो उसे थर्मोडायनामिक कहते हैं, ठीक है। स्थल रूप कौन कौन सी हम निक्षेपित में देखते हैं, ऊंचाई के और ढलान के आधार पर देखते हैं, जैसे कि पहाड़, पठार और मैदानों को देखते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं पहाड़, पर्वत। पर्वत पृथ्वी की परपटी का ऊंचा हिस्सा है जो आमतौर पर क्या है बेटा, खड़ी भुजाओं के महत्वपूर्ण बेडरॉक दिखाते हैं, और पर्वत पठार से एक सीमित शिखर क्षेत्र में भिन्न होता है, और पहाड़ी के बड़े होते हैं। पहाड़ आमतौर पर आपस की भूमि को से कम कितना, 300 मीटर यानी कि 1000 फीट तक कम से कम ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ों के शिखर पृथक होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन ये अधिकांश पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। पर्वत जो है यूं नहीं कि एक पर्वत यहाँ पाया गया और दूसरा पर्वत यहाँ पाया गया, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ से पर्वत पाने शुरू हुए तो यहीं से क्या चलेगी, इनकी श्रृंखला चलती चलेगी, ठीक है। ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, मतलब पृथ्वी पर। पृथ्वी की सतह के किसी भी प्राकृतिक उत्थान को पर्वत कहा जा सकता है। उत्थान को, प्राकृतिक सतह को जो उत्थान हो चुकी है, उठ चुकी है श्रेणी, इसमें पर्वत एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। हिमनद ग्लेशियर, हिमनद पहाड़ों में स्थायी रूप में जमी हुई बर्फ नदियां हैं, ठीक है। हिमनद ग्लेशियर क्या होता है, पहाड़ों में जो स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ होती है उसे बोलते हैं ग्लेशियर, है ना। देखा होगा आपने कि कोई पहाड़ है है ना, आपको मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। कोई भी पहाड़ है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, आपने देखा होगा बर्फ जमी हुई होती है, तो उसे ग्लेशियर बोलते हैं। जैसे हमारे पास भी है ग्लेशियर, है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई होती है इस तरीके से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, पहाड़ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फोल्ड पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब इन 3, ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के पहाड़ होते हैं, फोल्ड पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। चलो तो अभी से पढ़ते हैं हम ये कौन कौन से पर्वत होते हैं। फोल्ड पर्वत होते हैं जो ऊबड़ खाबड़ और ऊंची शंक्वाकार चोटियां होती हैं। चोटियां तो उनकी बहुत शंक्वाकार होती हैं, ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची शंक्वाकार चोटियां होती हैं, ठीक है, पर ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, आल्प्स, युवा वलित पर्वत, ठीक है। और भारत में फोल्ड पर्वत कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लो। भारत में फोल्ड पर्वत है अरावली श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी और वलत पर्वत की प्रणाली है। उत्तरी अमेरिका में एप्लाचियन और रूस में यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत है, जिन्हें हम फोल्ड पर्वत भी कहते हैं। ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं, यह भूमि के एक बड़े हिस्से में टूटने के लंबवत रूप से विस्थापित होते हैं। यानी कि भूमि का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो टूटता है, तो उसके बाद वो क्या होता है, लंबवत हिस्से में आ जाता है, इसके बाद पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ये भी याद रखो, ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण यूरोप में राइन की घाटी और वैसेक पर्वत, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है थर्ड आपका, ठीक है, अरावली जो है फोल्ड पर्वत है, एप्लाचियन और यूराल पर्वत भी फोल्ड पर्वत है, ठीक है। यूरोप में राइन घाटी जो है और वॉस गैस पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वत है, ये भी याद रखना, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान होता है। जैसे कौन कौन से पर्वत, उदाहरण के तौर पर अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो और जापान में माउंट
फुजियामा पर्वत। और ठीक है, याद रखना बेटा ये पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका याद करना। ठीक है, तीनों पर्वत हमने पढ़ लिए। ठीक है, और अब हमने निक्षेपित जो था हमने बेसिकली पढ़ ली। अगर हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो देखो हमने क्या करा है, हम लोगों ने भू आकृति के बारे में पढ़ा है ना। आकृति के बारे में पढ़ा। आकृति हमने दो प्रकार की पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? अपर्दन, है ना। अपर्दन होने के कारण बेसिकली हमने यहाँ पे जल के बारे में पढ़ा कि जल से बनने वाली कौन कौन सी आकृतियां होती है, किस किस प्रकार। जैसे हमारे जल से बनने वाली घाटी होती है। ठीक है, घाटी भी कितनी होती है? गार्ज होती है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे कैनियन होती है ना, कैनियन होती है। ठीक है, हमने नदियां पढ़ी, सागर पढ़े। ठीक है, सागर के अलावा और क्या क्या चीजें बनती है भाई? जल से सागर बन गई, घाटी बन गई, नदी बन गई, खाड़ी बन गई, है ना। और डेल्टा बनता है जल से, है ना। तो ये सारी चीजें डेल्टा में आधार है। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी निक्षेपण से, तो निक्षेपण से हमने देखा क्या बनता है। निक्षेपण से क्या बनता है बेटा? निक्षेपण से बेसिकली आपकी स्थल रूपी चीजें बनती हैं। स्थल रूपी मतलब जैसे क्या बन गया? पठार बन गया। ठीक है, पहाड़ बन गए। ठीक है, पढ़ा ना हमने भी पठार पहाड़ के बारे में पढ़ा, है ना। और क्या बन गए? मैदान बन गए। तीसरे नंबर पर क्या बन गए? मैदान बन गए। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने जानना है। ठीक है, इट्स कंप्लीट राइट नाउ। मैंने आपको इम्पोर्टेंट हाथों हाथ बीच में वीडियो के बता दिया है कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, यहाँ से हमेशा बनता है। सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इसको किस प्रकार से लेंगे या किस प्रकार से आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, या किस तरीके से आपने याद करना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन। ठीक है, कंप्लीट योर चैप्टर राइट नाउ।